भारत देश का समाजसेवी जोगिंदर जाधव जिंदाबाद 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 भारत देश का समाजसेवी जोगिंदर जाधव जिंदाबाद 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 जोगिंदर जाधव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपने जितना प्यार मुझे दिया, जितना स्नेह दिया, जितना मान दिया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर शीश नवाकर अभिनंदन कर सकता हूं। बस एक अनुरोध मेरा रहता है और वो ये कि इसे मेरा संस्कार मान लीजिए और बुरा मत मानिएगा जो मैं कहने वाला हूं कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम का नारा नहीं लगना चाहिए। ये मेरी धारणा रही है। किसी इंसान ने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसका फैसला उसकी आंख के सामने नहीं होना चाहिए। जिस दिन उसकी आंख बंद हो जाएगी उस दिन समाज, इतिहास अपने आप फैसला कर लेता है कि कौन कितने पानी में था, कौन कुछ अच्छा कहने लायक था, कौन नहीं था। इसका तो मेरी इच्छा होती है, आजकल मैं देखता हूं भाई साहब, आजकल नेताओं में इतना भी धैर्य नहीं है, अपने जीते जी अपनी मूर्ति लगवा लेते हैं। मैं कहा भाई मरने का तो इंतजार कर लो थोड़ा सा, हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद कोई ज्यादा अच्छी मूर्ति लगा ही दे तुम्हारी। हमारे सार्वजनिक जीवन में इतना अधैर्य आ गया है कि जीते जी अपना नारा भी लगवा लो, जीते जी मूर्ति भी लगवा लो, जीते जी पट भी लगवा लो, पता नहीं बाद में कोई पूछे या ना पूछे मेरे को। तो इसलिए मेरा अनुरोध रहता है कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम का नारा नहीं लगना चाहिए। नारा लगे बाबा साहेब अम्बेडकर का, नारा लगे विद्येश्वरी मंडल का, नारा लगे भगत सिंह आजाद का, नारा लगे गांधी जयप्रकाश लोहिया का। हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमारा नारा। कल इस देश के अंदर एक बम फूटा। कहां फूटा? सड़क पे नहीं फूटा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूटा। कल संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, पूरे देश के मीडिया को बुलाया और उनके सामने प्रमाण पेश किए, ऐसे प्रमाण जो इस देश ने आज तक कभी नहीं देखे। मैं बहुत सालों से चुनाव देख रहा हूं। मुझे याद है 1977 में मैं छोटा सा था, 14 साल का था मैं तब। तो मेरी माँ मुझे अपने साथ बूथ में ले गई थी। तो 77 का वो अद्भुत चुनाव भी मैंने देखा है और उसके बाद से बहुत चुनाव देखे हैं। 30-35 बरस तक मैंने चुनावों का अध्ययन भी किया है, उनके बारे में टीवी में कमेंट्री भी की है। चुनाव जो हार जाता है उसकी हताशा भी देखी है, उसका गुस्सा भी देखा है और चुनाव हारने वाले के उल जलूल आरोप भी मैंने सुने हैं। होता रहता है, जिसका चुनाव हार गया वो कुछ आरोप लगा ही देता है। और मैंने हमेशा कहा कि ना भाई, चुनाव के बारे में यदि आरोप लगाने हो तो गंभीर होने चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। मैं चुनाव हार गया इसलिए मैं कह दूं कि भाई चुनाव में धांधली थी, तो बात ठीक नहीं है। प्रमाण लाइए। मेरे कई मित्र मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, कहते हैं तुम ही हमसे प्रमाण मांग रहे हो। मैं कहना, चुनाव का मामला ये पवित्र मामला है, बिना प्रमाण के आप कोई आरोप न लगाइए, क्योंकि
भारत में और दूसरे देशों में अभी भी ये अंतर बचा हुआ था कि भारत में जो पार्टी चुनाव हार जाती थी, चाहे मन में जितना भी पीड़ा हो, वो सर झुका के कहती थी कि जनता जनार्दन का आदेश है, कल से हम हट जाएंगे, अब किसी और को जनता ने बुलाया है, जनता उसको कुर्सी पे बैठा देगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता था, लेकिन भारत में होता था। तो मैं इसे भारत का गर्व मानता था। मैं कहता था हमारे देश में 100 कमियां हैं, लेकिन जनता फैसला करती है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, और जिसको जनता कुर्सी से उतार देती है वो चुपचाप से उतर भी जाता है। इसलिए मैं कहता था कि केवल आरोप न लगे, प्रमाण दिए जाएं। कल भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऐसे प्रमाण दिए हैं देश के सामने जो देख के आप अपनी उंगली मुंह में दबा लेंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सारा देश हैरान है उसको सुनने के बाद। वो आरोप और प्रमाण क्या है? बंगलुरु शहर में, यहां से कई लोग जाते होंगे काम करने बंगलुरु में। बंगलुरु शहर में एक चुनाव क्षेत्र है महादेवपुरा, बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है, 6 लाख लोग हैं। अपने यहाँ आमतौर पे 3 लाख के करीब वोटर होते हैं एक चुनाव क्षेत्र में, वो 6 लाख वाला है। उस 6 लाख वोटर में से 1 लाख वोटर फर्जी हैं। और केवल कहा नहीं राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने लाखों कागज का बंडल बना के पकड़ा दिया और कहा कि देखो ये मैं बता रहा हूं। बताया कि एक ही घर है, छोटा सा घर है, बेडरूम भी नहीं है, 1 कमरे का मकान है जिसमें 80 वोटर हैं। 1 कमरे में 80 लोग वोट देते हैं। ये दिखाया एक ही वोटर है, एक ही क्षेत्र में कई कई जगह पे उसका नाम है और उसने अपना वोट डाला है। ये दिखाया कि वही वोटर बंगलुरु में भी वोटर है, वही महाराष्ट्र में भी वोटर है, वही बिहार में भी वोटर है। ये दिखाया कि वो फॉर्म जो भर के नए लोग, जब नया लड़का 18 साल का हो जाता है, लड़की शादी होके घर पे आती है 20-21 साल की, तो जो फॉर्म भर के बनती है मैं वोटर, वो फॉर्म 70 साल की औरत भर रही है, वो वाला फॉर्म 90 साल का आदमी भर रहा है। इसका सारे का प्रमाण देश के सामने रखा। 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर केवल एक विधानसभा क्षेत्र में दिखाए उन्होंने। अब आप बताइए इस देश के चुनाव आयोग की क्या जिम्मेवारी बनती है? चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि भाई आपने प्रमाण दिए हैं, हम जांच करके देखते हैं। हमें पता नहीं, आपने अभी अभी बोला है, मैं हाँ ना कैसे कह दूं? हम जांच करके देखते हैं। जांच में कुछ गलत पाया गया तो हम उसकी संशोधन करेंगे, और कोई दोषी पाया गया तो उसको सजा देंगे। क्या किया चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने जांच करने की बजाय राहुल गांधी की जांच शुरू की। उनको धमकी देते हुए एक चिट्ठी लिखी विपक्ष के नेता को, जो कल को प्रधानमंत्री भी बन सकता है इस देश का, उसको चुनाव आयोग धमका रहा है कि अबे तुमने कैसे ये बोल दिया, हलफनामा लेके आओ और हलफनामे में लिखो अगर मेरा कोई चीज गलत पाई गई तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। चुनाव आयोग कह रहा है कि तुम्हारी बात तब सुनेंगे अगर तुम हलफनामा लेके, ये जो लाखों कागज तुमने दिए इसका कोई महत्व नहीं है, तुम हलफनामा लेके आओ, तुम खुद कहो कि मेरे ऊपर केस कर दिया जाए, तब हम तुम्हारी एविडेंस को देखेंगे, नहीं तो हम देखेंगे ही नहीं। यही नहीं,
जब से ये वीडियो चला है यूट्यूब तो बहुत लोग जानते हैं, है ना? जो जानते हैं जरा हाथ खड़ा करते हैं। यूट्यूब बहुत देखते हैं, बहनें कम देखती हैं, सब देखते हैं ना? यूट्यूब तो सब देखते हैं। यूट्यूब को हुक्म आ गया कि ये वाला वीडियो ज्यादा दिखाना नहीं है। जो दिखाने लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 2 घंटे बाद जब मैं उसको ढूंढ रहा था कि मैं देख लूं, मैं उस समय सम्मेलन में था, देख नहीं पाया, मैं ढूंढ रहा था, तो यूट्यूब में आया कि हम इसकी तलाश कर रहे हैं, हमें ये वीडियो मिल नहीं रहा। मतलब सरकार से हुक्म आ गया कि ये दिखाना नहीं है, उसके बावजूद भी कल से आज तक करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं। यही नहीं, आज सुबह से एक और खेल हुआ है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। मतलब आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि चोरी करते हो, मैं जांच कर रहा हूं, एक कमरे की जांच की है, इसके अंदर बहुत कुछ पाया गया है। तो ये कहने की बजाय कि हम चोरी की जांच करते हैं, उन्होंने बाकी कमरों पे ताला लगाना शुरू कर दिया ताकि आप जांच इसकी ना कर सकें। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले पत्रकार अजीत अंजुम बिहार में घूम रहे थे, दिखा रहे थे सच्चाई, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। अब आप बताइए, ये चुनाव आयोग है या कि बीजेपी का दलाल है जो ऐसे काम कर रहा है, पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है? मैंने कहा भाई शोभा नहीं देता। एक जमाना था जब मैं खुद भारत के चुनाव आयोग के पक्ष में दुनिया में भाषण दिया करता था। सन 2000 की बात है, जब भारत के चुनाव आयोग को बने हुए 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तो चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया के चुनाव आयुक्तों को बुलाया दिल्ली में। कहा भारत के चुनाव आयोग की स्वर्णिम जयंती, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चुनाव आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती बनाई और दुनिया भर के चुनाव आयुक्तों को ये बताने के लिए कि भारत का चुनाव आयोग कितना अच्छा काम करता है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने दुनिया भर के चुनाव आयुक्तों को समझाया कि भारत का चुनाव आयोग कितने अच्छे तरीके से काम करता है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वही चुनाव आयोग आज सत्ताधारी दल की दलाली के रूप में काम कर रहा है। चुटकुला चल रहा था, आजकल व्हाट्सएप पे चुटकुले चलते हैं, तो एक चुटकुला चल रहा था कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों से का खंडन किया है कि हमारा बीजेपी से गठबंधन हो गया है। उन्होंने कहा है हम अंदर नहीं, हम बाहर से बीजेपी का समर्थन करेंगे। इस तरह के चुटकुले अब चल रहे हैं। बताइए देश की क्या स्थिति होती है। इस तरह के मजाक पाकिस्तान के चुनाव आयोग के बारे में होते थे, इस तरह के आरोप बांग्लादेश में लगा करते थे। भारत में कभी ये नौबत नहीं आई थी जो कि कल के बम के कारण हम देख पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने सिर्फ कल की घटना पे बात करने नहीं आया। हमने अपने लिए एक बहुत बड़ा विषय चुना है, लोकतंत्र पर मंडराते खतरे। आज इस देश में लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं उस पे चर्चा करने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, और मैं इस उम्मीद से बात कर रहा हूं कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को समझाने की क्षमता रखता है। तो ये 1000 नहीं, मैं तो समझता हूं 1 लाख लोग मेरे सामने बैठे हो।
क्योंकि गांव जाएंगे, अपना टोला में वापस जाएंगे, घर जाएंगी, लोग पूछेंगे सभा में क्या बात सुनी, लोग पूछेंगे ये वोटर लिस्ट का क्या हो रहा है बिहार में, तो उन्हें समझाने की बात आप करेंगे। इसलिए मैं आपके सामने कुछ चीज रखना चाहता हूं। मैं केवल एक चोरी की बात नहीं करूंगा, ये चोरी की बात, वोट की चोरी, डकैती, ये सब कल तो बात हो गई है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस देश में लोकतंत्र के ढांचे को बदलने की जो कोशिश हो रही है उसकी तरफ लाना चाहता हूं। इस देश में तीन तरफ से चुनाव, स्वतंत्र चुनाव और लोकतंत्र के ढांचे को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। पहले मैं उस पर हंसा करता था, जब बिहार में SIR आया तो मैंने कहा ये भी देखिए नोटबंदी की तरह वोटबंदी का तुगलकी फरमान है, इनको बैठे बैठे सपना आया तो लागू कर दिया पूरे देश पे। मैं कहता था कि ये नोटबंदी, वोटबंदी, ये सब नया फैशन चला है इस देश में। सामान्यतः क्या होता है, कोई बीमारी होती है और डॉक्टर उसके लिए इलाज ढूंढता है, दवा ढूंढता है। पहले दवाई, बीमारी की शिनाख्त होती है, बीमारी को ढूंढा जाता है, और जब बीमारी पकड़ में आ जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई ढूंढता है। मगर जब से मोदी जी आए हैं, एक नई परंपरा इस देश में चली है। पहले दवाई ढूंढी जाती है, फिर उसकी बीमारी ढूंढी जाती है। पहले दवाई तय कर लेते हैं कि ये तो दवा बहुत अच्छी है, और पकड़ा उदय बाबू को और इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि इस दवा से क्या फायदा होगा। उदय बाबू को कहते हैं, उदय बाबू सरदर्द तो आपको था, ठीक हो गया होगा। उदय बाबू कहते हैं ना, सरदर्द तो था ही नहीं मुझे। फिर कहते हैं नहीं, थोड़ा हाजमे में तो दिक्कत रही होगी ना आपको, आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। उदय बाबू कहते हैं भगवान की दया से हाजमा बिल्कुल ठीक है मेरा। तो कहते हैं कि ना ना, कोई और समस्या तो रही होगी, देखिए आपकी चमड़ी बड़ी सूखी सी है, अब आपकी चमड़ी ठीक हो जाएगी। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, नोटबंदी में यही हुआ था। पहले कह दिया रातों रात नोट बंद, जनता परेशान। क्यों बंद कर दिया भाई? कहा जाली नोट है बहुत देश में। 2 दिन में पता लग गया कि जाली नोट तो नहीं है। फिर कहा कि नहीं, जाली नोट की समस्या नहीं, इससे देश में अंतरराष्ट्रीय लेन देन में कुछ गड़बड़ थी, वो रोक देंगे हम इससे। वो भी नहीं निकला। फिर कहा कि इस देश में कैश का आदान प्रदान बहुत ज्यादा होता था, हम सारी अर्थव्यवस्था को बैंक के जरिए करना चाहते हैं, इसलिए किया है। दवाई दे चुके हैं, इंजेक्शन लग चुका है, और बैठ के बीमारी ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बीमारी सूट बैठेगी उसको। ये वोटबंदी भी ऐसा ही मामला है, इंजेक्शन पहले लगा दिया, दवाई बीमारी ढूंढ रहे हैं। तो पहले मैं सोचा करता था कि ये तो तुगलकी राजा है, ऊट-पटांग बात सर में आती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रोज पब्लिक को परेशान करने का काम है, और बंद करने का इनको बड़ा शौक है। नोटबंदी की, फिर लॉकडाउन करके देशबंदी की, फिर उसके बाद किसानों की बंदी करना चाहते थे, अब वोटबंदी करना चाहते हैं। तो मैं समझता था कि ये तुगलकी राजा के ऊट-पटांग फरमान है, लेकिन मेरी बात गलत थी। अब मुझे समझ आया है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों के बहाने
इस देश के लोकतंत्र की इमारत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कैसे? बीजेपी और आरएसएस इस देश की सत्ता पे आ गए। कैसे आ गए, किसकी कमजोरी से आ गए, उस पे हमें सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बीजेपी आरएसएस हमेशा चोरी करके चुनाव जीते हैं। 2014 में जब मोदी जी जीते, देश की जनता जिताना चाह रही थी, इसलिए जीते। 2019 में सबके सर पे बालाकोट छाया हुआ था, इसलिए जीते। विपक्षियों की भी कुछ कमी रही होगी, इसीलिए जीते। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब बीजेपी आरएसएस को लग रहा है कि भाई कुर्सी तो डावाडोल है। 2024 के चुनाव में देख लिया कि हारते हारते बचे। 400 पार का सपना लेके चले थे, गाड़ी 240 पे अटक गई। और अगर राहुल गांधी सच कह रहे हैं तो लगता है 240 भी नहीं है तो 190 पे अटकनी चाहिए थी। तो पता नहीं, मगर बीजेपी को, आरएसएस को, कुर्सी में बैठे लोगों को समझ आ गया है कि ये कुर्सी तो जा सकती है। और दिक्कत क्या है? इस देश की पब्लिक है। पब्लिक समझती है। पब्लिक हमेशा आंख मूंद के आपके साथ नहीं चलेगी। तो बीजेपी आरएसएस को 3 समस्याएं दिखाई दी। पहली समस्या तो ये कि इस देश के कुछ इलाके हैं जहां बीजेपी आरएसएस का वर्चस्व नहीं चलता। दक्षिण में केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पूरा दक्षिण और पूर्व में भी आ जाइए बंगाल तक, बीजेपी की यहां ज्यादा नहीं चलती। तो एक स्थान की समस्या थी। इस देश की कई जगह हैं जहां बीजेपी आरएसएस का वर्चस्व पक्का नहीं है, पता नहीं कब चले, पता नहीं कब चला जाए। एक समस्या उनकी। दूसरी समस्या बीजेपी की ये है कि हर 6-8 महीने में इस देश में कहीं चुनाव हो जाते हैं और इनकी मध्यावधि परीक्षा हो जाती है। कभी पास हो जाते हैं, कभी फेल भी हो जाते हैं। तो बार बार परीक्षा होगी और बीच बीच में फेल होने का खतरा रहेगा इनको। और तीसरी समस्या ये है, कोई नहीं, मेरी आवाज पहुंच जाएगी, आप सुनिए। तीसरी समस्या बीजेपी की ये है कि इस देश का गरीब गुरबा, इस देश का अंतिम व्यक्ति, इस देश का अल्पसंख्यक अभी भी बीजेपी पे भरोसा नहीं करता है। तो बीजेपी के पास स्थान की समस्या है, काल की समस्या है और पात्र की समस्या है। ये 3 समस्याएं हैं इनके सामने। और आज बीजेपी इन तीनों का समाधान करने की कोशिश कर रही है। और लोकतंत्र पे सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो नहीं है जो हमें दिख रहा है। सबसे बड़ा खतरा वो है जो हमें दिख नहीं रहा। बीजेपी को 3 समस्याएं हैं। एक स्थान की, मतलब देश के कुछ क्षेत्र हैं जो इनके साथ नहीं है। एक काल की कि कैलेंडर में बार बार चुनाव हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और तीसरी पात्र की कि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनको दिल से भरोसा नहीं करता। कभी कभी वोट डाल देता है लेकिन भरोसा इन पे नहीं करता। अब आरएसएस और बीजेपी इन तीनों बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। और आज इस देश के संवैधानिक ढांचे पर जो सबसे बड़ा हमला हो रहा है वो ये तीनों चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है
एक ऐसा षड्यंत्र जिससे हमारे लोकतंत्र का चरित्र अगले 30-40 साल तक बिगड़ जाएगा। अब ये ऐसा संविधान बना रहे हैं, ऐसा देश बनाना चाहती है बीजेपी आरएसएस कि लोकतंत्र का नाम भी रहे, चुनाव भी हो और बीजेपी के जीतने की गारंटी भी हो जाए। कैसे, ये मैं समझाना चाहता हूं। आपने एक नई योजना शुरू होगी, सुनी होगी, वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ बुद्धिजीवियों ने सुना होगा, टीवी पर भी देखा होगा। बीजेपी एक प्रस्ताव लेके आई है। प्रस्ताव क्या है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवा दिए जाए। पूरे देश में 5 वर्ष में एक ही बार चुनाव होगा। उसी दिन आपने बड़ा वोट भी डाला, उसी दिन छोटा वोट भी डाला और एक झटके में देश में चुनाव हो गए और जो सरकार चुनी जाएगी 5 साल तक वो एक साथ काम करेगी। पहली नजर में लगता है चलो भाई झंझट एक खत्म हुआ, क्या दिक्कत। मगर खेल ये नहीं। खेल क्या है? खेल ये है कि एक बार सत्ता मिल गई तो बार बार परीक्षा ना हो। बड़े बुजुर्गों को याद होगा शायद, यहां अब नहीं, मैंने पिताजी के मुंह से सुना था ये बात। पुराने जमाने में क्या होता था कि बीए होती थी 3 साल की, लेकिन बीए की परीक्षा हर साल नहीं होती थी। आप 3 साल तक पढ़ते थे और तीसरे साल के अंत में एक ही परीक्षा होती थी पूरे बीए की। ऐसा मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, मैंने खुद नहीं देखा। उसके बाद ये हुआ कि हर साल परीक्षा होगी। आजकल तो ये है कि सालाना छमाही परीक्षा भी हो जाती है। अब जब छमाही परीक्षा होगी तो बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, ये माँ बाप को पता लग जाएगा। 3 साल में एक बार परीक्षा होगी तो 3 साल तक आप बाबूजी को बोल सकते हो नहीं पढ़ाई हो रही है, काम हो रहा है। 3 साल के बाद पता लगेगा जो पता लगेगा, 3 साल तक तो काम चल गया ना। तो मोदी जी भी ये चाहते हैं कि 5 साल के बीच में कोई छमाही परीक्षा मेरी ना हो। 5 साल में जो करना है करता जाऊं, उसको कोई जांच ना हो, कोई उसको पूछे ना मैं क्या राज कर रहा हूं, किसके लिए राज कर रहा हूं, किसकी योजना बना रहा हूं, किसको फायदा पहुंचा रहा हूं, इसकी कोई जांच ना हो 5 साल। और 5 साल में यदि एक ही बार चुनाव होगा तो क्या होगा? उससे पहले बालाकोट होगा, जैसे 2019 से पहले हो गया था। कहीं कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, सारा देश पगलैट होके दंगे के हिंदू मुसलमान कर देंगे। 5 साल में एक बार बड़ा सा कुछ कर दिया, वोट ले लिया, लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी हो गया, सारे देश के राज्य हो गए और एक ही बार में निपटारा हो गया। एक और खेल होगा, अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है तो उदय बाबू आपके जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वोट तो 2-4% डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? कि उसी दिन आपको बड़ा वोट भी देना है, उसी दिन आपको छोटा वोट भी देना है। कोई ज्यादा समझदार भाई होगा आपकी तरह तो वो कहेगा नहीं मैं बड़ा वोट भले ही बीजेपी को दे दूं, बिहार का वोट तो मैं राजद को दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा, मैं माले को दूंगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? जहां ऊपर वाला बटन दबाएगा निचले वोट में भी वही बटन दबा के आएगा। जिसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी उसका वोट 2-4-5% बढ़ जाएगा और 2-4-5% में ही चुनाव का वारा न्यारा हो जाता है। क्योंकि चुनाव का खेल क्विंटल का, मण का, सेर का खेल नहीं है।
ये रत्ती तोला और माशा का खेल। सुनार की जो होती है ना, सुनार की जो तराजू होती है, थोड़ा सा इधर से उधर कर दो मामला बदल जाता है। हमारे जमाने में इसको रत्ती, माशा और तोला कहा जाता था। आजकल लोग तोला वगैरह भूल गए हैं, आजकल ग्राम में बात होती है। तो चुनाव का खेल क्विंटल का खेल नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक एक क्विंटल है। आप 100 ग्राम का बाट इधर से उधर रख दीजिए, खेल बदल जाता है पूरा। पिछली बार बिहार में एनडीए में और महागठबंधन में कितना अंतर था वोट का? पूरे बिहार में 12,000 वोट का फर्क था। मतलब आप 6,000 वोट इधर से उधर रख देते, पूरा चुनाव पलट जाता बिहार में। उस खेल में देखिए, अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा तो बीजेपी को बिहार में कम से कम 2-3% वोट ज्यादा मिल जाएगा। और 2-3% वोट का मतलब बिहार में होगा 2.5-3 लाख वोट बढ़ जाएगा बीजेपी। यहां 12,000 में पूरा प्रदेश तय हो गया था, 2.5-3 लाख वोट का फायदा हो जाएगा इससे एक बार। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन। टीवी पे आपको बताया जाता है कितनी शानदार योजना है, इससे देश में चुनाव में होने वाला खर्च कम हो जाएगा, इससे ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मगर सच्चाई ये है कि इसका देश में किसी खर्चा कम करने से कोई संबंध नहीं है। ये बीजेपी का वोट हर इलेक्शन में बढ़ा देने का एक षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई बात नहीं। पहली योजना ये तो हुआ काल, दूसरा हुआ स्थान कि देश के कुछ इलाके हैं जहां बीजेपी का वजन उतना नहीं है, जहां बीजेपी की बात चलती नहीं है। केरला में तो बीजेपी है ही नहीं, तमिलनाडु में बीजेपी है ही नहीं। उसके लिए मोदी जी एक नई योजना लेके आ रहे हैं, उसको कहते हैं डिलिमिटेशन, परिसीमन। परिसीमन में क्या होता है? हर 10 साल में इस देश में विधानसभा क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का नए तरीके से परिसीमन होता है। जहां जनसंख्या बढ़ गई वहां ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं, जहां घट गई कम हो जाते हैं। और शुरू में संविधान में लिखा था कि जहां जिस राज्य की आबादी बढ़ जाएगी वहां बढ़ा देंगे, जिस राज्य की आबादी घट जाएगी उसकी संख्या घटा देंगे। मगर पिछले 50 साल से ये रुका हुआ है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि 50 साल के बाद ये ढक्कन दोबारा खोलेंगे। और उसका क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि केरला की सीट 20 से घट के 12 रह जाएंगी। 20 से कम हो गई 12, जहां बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती है, इस बार एक मिली है। तमिलनाडु की 39 से घट के 31 रह जाएंगी। आंध्र प्रदेश की 5 सीट कम हो जाएंगी, तेलंगाना की 4 सीट कम हो जाएगी, उड़ीसा की 3 सीट कम हो जाएगी, बंगाल की 4 सीट कम हो जाएगी और पंजाब की 1 सीट कम हो जाएगी। सीटें कहां आएंगी? अब देखिए मैंने किन किन राज्यों का नाम लिया। ये सारे राज्य हैं जहां बीजेपी को अच्छा वोट नहीं मिलता। तो सारी सीटें अब उन इलाकों में आ जाएंगी जहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिलता है। और बीजेपी कहेगी ये हमने संविधान के हिसाब से किया, ऐसा तो लिखा हुआ है, हम क्या करें। खेल देखिए, तो आपने उन इलाकों का वजन ही कम कर दिया जो आपके साथ जाते नहीं। चुनाव होगा, लोकतंत्र होगा, वोट होगा, लेकिन आपका वजन ही कम कर दिया। यही नहीं, एक और खतरा भी है परिसीमन में। वो पहली बार असम में हुआ है, पूरे देश ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है अभी तक।
असम में बीजेपी को पता लग गया कि भाई मुसलमान और बंगाली तो हमें वोट देता नहीं है, बंगाली मुसलमान वोट नहीं देता। तो क्या किया बीजेपी ने? एक चुनाव क्षेत्र है जिसमें 1 लाख बंगाली मुसलमान हैं। बीजेपी को पता है कि इनका वोट हमें मिलेगा नहीं, और इनका वोट नहीं मिलता तो हम तो चुनाव हारते हैं। तो नए परिसीमन में क्या किया, उनमें से 25,000 को इधर कर दिया, 25,000 को बगल की दूसरी क्षेत्र में डाल दिया, 25,000 को तीसरे क्षेत्र में डाल दिया, यहां सिर्फ 25,000। तो मुसलमान वोट को ऐसा छितरा दो कि किसी भी एक क्षेत्र के अंदर बचे नहीं, ताकि उसके वोट का वजन कम हो जाए। ये दूसरा खेल है। ये सब लोग समझेंगे नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं इस लालच में कह रहा हूं कि यहां जो लोग भी इस बात को समझेंगे, ये बात आगे हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकेगी। तो ये 2 खेल हैं। अब तीसरे खेल पे आता हूं, जो कि बिहार में इस वक्त खेला जा रहा है। तीसरी समस्या क्या है? पात्र की। तीसरी समस्या ये है कि कुछ लोग हैं जो बीजेपी का साथ नहीं देते, वोट कभी कभार डाल भी दे भूल से, मन से बीजेपी को अपना नहीं मानते। वो इस देश का गरीब गुरबा है, इस देश का अल्पसंख्यक है, मजदूर है, प्रवासी है, जो बीजेपी को अपनी पार्टी मानता नहीं है। उनका भी इलाज करने की जरूरत है। तो ये जो बिहार में SIR आया है, वोटर सूची का गहन पुनरीक्षण, ये उन लोगों का इलाज करने का तरीका है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ध्यान से समझें। बिहार में वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण चल रहा है, पहली इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। मैं चाहता हूं भ्रांति मन से निकाल दीजिए। पहली भ्रांति है कि ये सिर्फ बिहार के लिए कोई विशेष चीज की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पूरे देश में होने वाला सिस्टम है, जो कि सबसे पहले बिहार केवल इसकी पहली प्रयोगशाला है। ये SIR पूरे देश पर लागू होने वाला है। नंबर 2, आपको ये बताया जा रहा है कि ये वोटर लिस्ट का संशोधन है, पुनरीक्षण है। पुरानी वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी रह गई थी, हमने उसका सुधार कर रहे हैं। क्या बुरी बात है इसमें, ये बताया जा रहा है। याद रखिए, ये SIR पुरानी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं है, ये कोरे कागज पर नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है। पुनरीक्षण नहीं है, पुनर्लेखन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग खुद कह रहा है, हलफनामा देके कह रहा है। मतलब पहले क्या होता था, हर साल वोटर लिस्ट बदलती थी, पुराना नाम कुछ काट दिया, कुछ नए नाम जोड़ देते थे, और आखिर में वोटर लिस्ट के नीचे लिखा हुआ आता था, इस बूथ में 46 नए नाम जुड़ गए हैं, 10 नाम कट गए हैं, ये नाम कटे हैं, ये नाम जुड़े हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पुरानी वोटर लिस्ट को कूड़ेदान में डाल दिया है और अब नए सिरे से वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। याद रखिए ये। और जिसका नाम इस नई लिस्ट में नहीं है, उसके पास ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि आपने मेरा नाम क्यों काट दिया। मैं चाहता हूं आप समझें इस बात को, बारीक बात है। पहले वोटर लिस्ट में अगर मेरे भाई का नाम था, कट गया, तो इनके पास अधिकार था कि ये जाते, अर्जी देते और कहते कि मेरे को नोटिस दीजिए। इनका नाम काटने से पहले मुझे इनको नोटिस देना था, फिर ये आते, इनकी सुनवाई होती। अगर ये निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ये अपील कर सकते थे। मतलब पूरा कानूनी अधिकार था कि भाई मेरा नाम आप क्यों काट रहे हो।
लेकिन अब ये जो 5 दिन पहले वोटर लिस्ट आई है 1 अगस्त को, अगर आपका उसमें नाम नहीं है, आप 20 साल से वोट दे रहे हैं, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप जाके पूछ लें कि मेरा नाम क्यों कट गया। वो कहेंगे हमने काटा नहीं, नई लिस्ट बनी थी, आपका नाम नहीं आया, हम क्या करें। आपके पास ना तो नोटिस आएगा, ना आपको सुनवाई होगी, ना ही आपको कोई भी अपील करने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग क्या कहेगा? चुनाव आयोग आपको कहेगा भैया सड़क पे जाओ और जैसे कोई नया वोटर अप्लाई करता है तुम भी अपनी अर्जी लगा दो। 20 साल से वोट दे रहे थे, नाम कट गया, ये नहीं पूछ सकते कि क्यों कट गया, तुम जाके नई अर्जी अपनी लगाओ, दोबारा आवेदन दो, तब देखेंगे तुम्हारे। ये हो रहा। तो याद रखिए, ये पुरानी लिस्ट का रिवीजन नहीं हो रहा है, नए सिरे से लिस्ट बन रही है। चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा भी हम बीच बीच में करते हैं, देखिए ना 20 साल पहले हमने ऐसा किया था, 2003 में हमने इस तरह से नई लिस्ट बनाई थी। ये बात भी झूठ है। आज से 20 साल पहले 2003 में बहुत लोग बैठे हैं, सबको पता है। आप मुझे बताइए यहां कितने लोग हैं जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था? आज से 22 साल पहले बहुत लोगों का था। जिसके थोड़े से सफेद बाल हैं सबका ही होगा, काले बालों का भी कईयों का होगा। क्या उस समय आपसे कोई फॉर्म भरवाया गया था? क्या आपसे कोई दस्तावेज मांगा गया था? तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है कि हमने 2003 में ऐसा ही एक नई वोटर लिस्ट बनाई थी। हम तो केवल 22 साल बाद वही कर रहे हैं जो हम पहले कर चुके थे। ये बात सच नहीं है, ये बात झूठ है। चुनाव आयोग को इसका सच बताना होगा। तो दूसरा झूठ, पहला झूठ ये था कि ये वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है। दूसरा झूठ ये कि जो 2003 में हुआ था वही प्रक्रिया हम दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये ऐसी चीज कर रहे हैं जो अभूतपूर्व है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पिछले 75 वर्ष से ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि इस बार बिहार में हो रहा है। क्या? 2 काम। जब भारत आजाद हुआ और ये फैसला शुरू हुआ कि भाई सब लोगों को वोटर का अधिकार देना है, चुनाव होना है, कैसे चुनाव करवाएंगे, तब 2 निर्णय किए गए थे। पहला निर्णय था कि वोट बनवाने का उत्तरदायित्व, वोट बनवाने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं होगी, वोटर लिस्ट में नाम लिखने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया में 2 तरह के देश होते हैं। ऐसे देश जहां सरकार कहती है कि भाई आओ, वोटर लिस्ट में जिसने अपना नाम लिखाना है दस्तावेज लेके आ जाओ, तुम्हारा नाम लिख लेंगे। दूसरे देश वो हैं जहां सरकार कहती है कि हम आपके द्वार द्वार पे आएंगे और आपका नाम लिखेंगे। अब बताइए किसमें ज्यादा लोगों का नाम आएगा? जहां सरकार आपके द्वार पे आएगी वहां वोटर लिस्ट पूरी बनेगी। जहां सरकार कह देगी कि तुम अपना नाम लिखवा लो, वहां लोग रह जाएंगे। अब यही हो रहा है। पहली बार 75 साल में आज तक भारत ने ये किया। हमारे लोकतंत्र का बुनियादी नियम था कि सरकार आपके घर आएगी, आपका नाम वोटर लिस्ट में लिखा जाएगा, लेकिन आज उसको पलटा जा रहा है। एसआईआर में क्या हो रहा है?
फॉर्म दे दिया, 25 तारीख तक फॉर्म जमा करवा दो, नहीं जमा करवाया तो ठन गोपा, हमारी जिम्मेवारी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। वोटर के माथे पे जिम्मेवारी डाली जा रही है कि तुम अपना वोट बनवाओ। इसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि कमरे में कई बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं बता दूं, बेहद जरूरी बातें हैं ये। भारत और अमेरिका की तुलना कर लीजिए आप। भारत में यदि 100 लोग ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र के या उससे ज्यादा हैं, तो कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है? 99 का। क्योंकि हमारे घर घर जाके वोट बनता है। 100 लोग यदि वयस्क हैं तो 99 नाम वोटर लिस्ट पे हैं भारत में। और अमेरिका में सिस्टम क्या है? तुम जाओ अपना वोट बनवाओ, मेरी जिम्मेवारी नहीं, तुम अपना वोट खुद बनवाओ। इसलिए अमेरिका में 100 के पीछे सिर्फ 74 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहता है। मतलब जहां जहां आपने वोटर के सर पे जिम्मेवारी डाल दी, वहां वहां 1/4 लोग अपने आप वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और कौन बाहर होगा? अमेरिका में अश्वेत होगा, होमलेस होगा, गरीब होगा, अप्रवासी होगा। और भारत में दलित होगा, अति पिछड़ा होगा, मजदूर होगा, अल्पसंख्यक होगा। आप समझ रहे हैं क्या खेल है? एक ही झटके में इस देश के करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से चला भी जाएगा और दोष भी उनका होगा, दोष किसी और का नहीं होगा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जिससे कि देश में 100 करोड़ लोग हमारे देश में आज मतदाता हैं, और अगर ये वाला प्रक्रिया कर दी गई तो उसके आखिर में 10 या 20 करोड़ नाम अपने आप कट जाएंगे और किसी का दोष भी नहीं होगा। कहा जाएगा आपका दोष है, आपने नहीं बनवाया, मैं क्या करूं। ये खेल चल रहा है इस टाइम देश में। और देखिए बिहार में अभी तक क्या हुआ है, 65 लाख नाम कट चुके हैं। बिहार में जून के महीने में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। समझ लीजिए 7 करोड़ 90 लाख। और ये SIR होने के बाद बिहार में कितने वोट बचे हैं? 7 करोड़ 24 लाख। आज से 5 वर्ष पूर्व जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कितने वोटर थे? 7 करोड़ 36 लाख। तो 5 साल के बाद वोट बढ़ने की बजाय कम हो गए। ये खेल हुआ है बिहार में। पता होना चाहिए, घर घर बताना चाहिए, यही वोट चोरी का खेल है। पहली बात। दूसरा, भारत का ये निर्णय था पिछले 75 साल से कि यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो मैं मान के चलूंगा कि वो भारत का नागरिक है। यहां बहन जी बैठी हैं, इनके घर में मैं गया, मास्टर जी गए, क्या अम्मा घर पे रहती हो? हाँ जी रहती हूं यहाँ पे। तो फिर वो मास्टर जी मान लेंगे कि ये भारत की नागरिक हैं। अगर इनके बारे में कोई शिकायत आई तो जांच होगी, नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि आप सब भारत के नागरिक हो। अब ये नियम भी पलट दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि बाबूजी बैठे तो मुझे क्या पता आप बांग्लादेशी हो कि पाकिस्तानी हो कि नेपाली हो, आप प्रमाण पत्र लाइए कि आप भारत के नागरिक हो। पहली बार इस देश के सामान्य नागरिक से कहा जा रहा है कि मुझे पता नहीं कि तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो,
तुम नागरिकता का प्रमाण लेकर आओ। और वो प्रमाण मांगे जा रहे हैं जो किसी भी नागरिक के पास है नहीं। जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि कोई पहचान पत्र है, लोग कौन सा पहचान पत्र दिखाते हैं? आधार। कमरे में बैठे हुए कितने लोग हैं जिनके पास आधार पहचान पत्र है? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, आधार किनके पास है? आधार है। चुनाव आयोग कहता है इसको तो हम नहीं मानेंगे, ये तो फर्जी है। फिर देखिए ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास चुनाव आयोग का दिया हुआ, चुनाव आयोग का फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जरा वो बताइए, वोटर आईडी कार्ड वाला प्रमाण पत्र। चुनाव आयोग कहता है हम इसको भी नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग का अपना दिया हुआ कार्ड कहता है कि ना, इसको नहीं मानेंगे हम। कितने लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड का बताइए। चुनाव आयोग कहता है इसको भी हम नहीं मानेंगे, राशन कार्ड तो फर्जी होता है इस देश में। चुनाव आयोग कह रहा है, लिख के हलफनामे पे कह रहा है कि फर्जी है। तो भाई क्या दें? चुनाव आयोग कहता है आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए। इस कमरे में कितने लोग हैं जिनके पास जन्म का प्रमाण पत्र है? मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं पढ़े लिखे माँ बाप की पैदाइश हूं, पिताजी प्रोफेसर, माताजी स्कूल में टीचर, और मेरा जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ, घर पे नहीं हुआ था, सरकारी अस्पताल में जन्म हुआ है मेरा। मेरे पास अपना प्रमाण पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मेरे पास भी नहीं है। चुनाव आयोग ये मांग रहा है आपसे। अच्छा ये बताइए कितनों के पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट 1 2 3 4, उसमें मैं अभी अपना नाम जोड़ सकता हूं, 5 8 10 20, चलिए 50 मान लीजिए। कितनों के पास पासपोर्ट होता है? भाई पासपोर्ट वही लेगा जिसे विदेश जाना होगा, जिसके पास हवाई जहाज की टिकट का पैसा होगा, वो पासपोर्ट बनवाएगा, बाकी कोई क्यों पासपोर्ट बनवाएगा? कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ, या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र दिखाओ। जाति प्रमाण पत्र है कई लोगों के पास, लेकिन सब लोगों के पास कहां से आएगा जाति प्रमाण पत्र? चलिए पूछ लेते हैं कितने लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है? तो लगभग इस कमरे में आधे लोग दिख रहे हैं जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है, आधे लोग। ये बताइए, चुनाव आयोग से मेरा प्रश्न है, जो प्रमाण पत्र सारी दुनिया के पास है वो आप मानेंगे नहीं, और जो किसी के पास नहीं है वो मानेंगे। जी क्या रहेगा? जी हाँ, आप सोचिए, आपको यहाँ पे कॉलेज में आने का न्योता दिया गया, सभा हो रही है, उदय बाबू बोलेंगे, योगेन बाबू बोलेंगे, व्यास जी बोलेंगे, आप आइए, आप आ गए, और फिर दरबान आपसे कहता है कि आप प्रमाण पत्र दिखाइए कि आपको यहाँ पे आने का व्यक्तिगत न्योता मिला था, उसमें आपका फोटो भी होना चाहिए। आप कहेंगे भाई ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप ये मांग रहे हो, इसका मतलब है आप नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पे अंदर आऊं, यही बात है। तो चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि इस देश का साधारण व्यक्ति वोटर लिस्ट पर आए, क्योंकि जो चीजें मांगी जा रही हैं ये गरीब गुरबा के पास तो नहीं हो सकती। एक और मैंने भूल गया बताना, मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट। मैट्रिक पास सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास है, सबके पास नहीं। और पुराने जमाने में तो बिहार में केवल 7 में से 8 में से एक व्यक्ति मैट्रिक पास हुआ करता था।
पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं, मेरे इलाके में तो लोग मैट्रिक फेल को डिग्री की तरह बताते थे। कितना पढ़े हैं, वो कहते मैट्रिक फेल है। माना जाता था मैट्रिक पास करना बहुत पहाड़ जैसी चीज होती थी कि मैट्रिक पास कर लिया इन्होंने, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट अब पूछा जा रहा है। कौन रह जाए? जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, ये जो शहरी बाबू लोग, ये जो संपन्न लोग, ये सब अगड़े लोग, उनमें से कितने लोग बचेंगे? सबके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इनमें से कौन रह जाएगा? गरीब रह जाएगा। गरीब के पास 11 में से एक भी नहीं मिलेगा। प्रवासी मजदूर रह जाएगा। जो लोग जिनका घर हर साल बाढ़ में बह जाता है, वो लोग कहां से दस्तावेज लेके आए? तो आप देखिए क्या हो रहा है। हमें कहा जा रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो केवल वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है, कुछ गड़बड़ियां थी उनको हम ठीक कर रहे हैं। बताइए, और इनसे पूछिए कि भाई गड़बड़ियों में संशोधन के लिए इसकी क्या जरूरत थी, तो पलट के कहते हैं नहीं नहीं आप ही तो कह रहे थे गड़बड़ियां हैं, तो हमने इलाज कर दिया। मतलब आप डॉक्टर के पास गए कहने के लिए कि गले में थोड़ी सी खराश हो रही है कल सुबह से, और डॉक्टर ने वहीं पकड़ा आपके गले का ऑपरेशन कर दिया। आपने कहा ये क्या कर दिया, आप ही तो कह रहे थे गले में खराश है कल सुबह से। आप ये काम हो रहा है। इसका फायदा उठाकर पूरे यहां की व्यवस्था को बदलने का खेल हो रहा है। ये अभूतपूर्व है। जो SIR नामक प्रक्रिया है, ये वोटर लिस्ट को सुधारने का तरीका नहीं है। ये वोटर लिस्ट से ऐसे तमाम लोगों को बाहर करने का तरीका है जिनका वोट बीजेपी को मिलने की गारंटी नहीं है। दो बात और बता दूं, पिछले महीने भर से चल रहा था कि भाई ये बांग्लादेशी आ गए हैं बिहार में, उनको निकालने के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इनका स्टाइल यही है, पहले दवाई दे देते हैं, बाद में बीमारियां ढूंढते हैं। तो बांग्लादेशी जो बिहार में आ गए हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। मैं तो 2-4 सवाल ही पूछता हूं कि भाई कोई बांग्लादेशी बिहार में क्यों आएगा? क्या आपको पता है बांग्लादेश की औसत आय बिहार से 4 गुना ज्यादा है। लोग गरीब इलाकों से अमीर इलाकों में जाते हैं, अमीर इलाके से गरीब इलाके में कोई पागल वापस नहीं आता है। बिहार की औसत आय 5,700 रुपया है। बांग्लादेश की औसत आय 19,000 रुपए से ज्यादा। कोई पागल होगा जो आएगा आपके यहाँ? पहली बात मोटी। दूसरा, संसद में पूछा गया था सन 2019 में, 5 वर्ष पहले संसद में प्रश्न हुआ कि चुनाव आयोग को कितने विदेशी लोग वोटर लिस्ट पर मिले हैं। ये 15 जुलाई सन 2019 को राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर पता है क्या मिला? कि देश में, पूरे देश में चुनाव आयोग को 3 विदेशी मिले। 3, एक गुजरात में, एक शायद कर्नाटका में था, एक उत्तर प्रदेश। और आपको मुझे उल्लू बनाया जा रहा है कि विदेशी मिले हैं, विदेशी मिलेंगे, विदेशियों के कारण ये हो रहा है, बांग्लादेशी आ गए हैं। चुनाव आयोग ने 789 पेज का एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें बांग्लादेशियों, रोहिंग्या विदेशियों के बारे में क्या कहा है? एक शब्द भी नहीं है। 789 पेज में एक शब्द नहीं लिखा है चुनाव आयोग ने कि कोई बांग्लादेशी है यहाँ।
लेकिन आपको उल्लू बनाने के लिए रोज खबर चल रही है। चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए हैं कि बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 22 लाख मृत हैं, 32 लाख बाहर चले गए हैं, इतने मिले नहीं। विदेशियों का आंकड़ा कितना बताया है? 0। एक विदेशी नहीं मिला है इनको, लेकिन जनता को पागल बनाने के लिए विदेशी विदेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी, मतलब सिर्फ मुसलमान के सवाल पे भड़काना और कोई काम नहीं। सारा खेल ही। और एक बात और कह दूं, बिहार में अभी तक 65 लाख नाम तो कट चुके हैं और बाकी अभी कटेंगे। आप ये सब मत सोच लीजिए। गांव में जाएंगे, गांव में लोग आपको कहेंगे अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरा नाम तो आ गया। सब गांव में लोग ये बैठ के सोचे हुए हैं कि कोई बात नहीं, 1 अगस्त की सूची आई है, मेरा नाम तो आ गया, सब कुछ ठीक है। याद रखिए, ये पक्की सूची नहीं है, ये कच्ची सूची है, ये केवल मसौदा है, ड्राफ्ट है। अभी और नाम कटने बाकी हैं। नाम कैसे कटेंगे? नंबर 1, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आया है उनमें से कोई 10% ऐसे हैं जिनके नाम के आगे बीएलओ ने लिख दिया है नॉट रिकमेंडेड। ये हमें भी पता नहीं था, हमें भी 3 दिन पहले पता लगा है। बीएलओ ने नाम के आगे लिख दिया है कि इन्हें वोटर नहीं होना चाहिए। इनका फॉर्म मैंने अपलोड तो कर दिया है, इन्होंने फॉर्म दिया है, इनका फॉर्म मैंने चढ़ा दिया, लेकिन मेरी सिफारिश है कि इनका नाम काट दिया जाना चाहिए। सरकार ने आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे दोस्त लोग हैं तो 2 जिलों से दरभंगा और कैमूर के आंकड़े मुझे मिल गए हैं। दरभंगा में 10.6% लोगों के नाम के आगे लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड और कैमूर में 12.6% के आगे लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेड फॉर डिलीशन। ये हो चुका है, तो आपको पता भी नहीं है। और 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से 70-75 लाख लोगों के सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है। उनकी विशेष जांच होगी और अगर जांच में सही नहीं पाए गए तो उनका नाम काट दिया जाएगा। नंबर 2, अभी आपसे दस्तावेज मांगे नहीं गए हैं। बिहार में जाते हैं, साधारण लोगों से बात करते हैं, ना भैया दे दिया, हमारा फॉर्म आया था, दे दिए, कागज लगाया, हाँ हाँ आधार दे दिए हम उसके साथ। वो निश्चित बैठा है अपने घर में कि मैंने दे दिया कागज। उसे पता भी नहीं है कि आधार की कोई मान्यता नहीं है चुनाव आयोग के लिए। अब कटना शुरू होगा। अब जब पूछा जाएगा जन्म का प्रमाण पत्र लाइए, पासपोर्ट लाइए, आप 10वीं का मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए, तब नाम कटने शुरू होंगे और नाम कटेंगे। 65 लाख ये तो ट्रेलर है सिर्फ, अभी बिहार में और नाम कटेंगे और एक और खेल होगा। हो सकता है सब नाम ना कटे, नाम देख के नाम कटेंगे, टाइटल देख के। किसी ने कहा ये जो सर है SIR, ये सरनेम का खेल है। आपका देखा जाएगा, नाम अजय है तो ठीक है भैया, दस्तावेज नहीं लगाए कोई बात नहीं, लड़का तो अच्छा लग रहा है, ठीक है बन गया। अगर नाम अजहर है, अरे दस्तावेज लाओ, क्यों नहीं लेके आए, ठीक से लेके आओ, पूरे दो। और ये फैसला कौन करेगा? BDO के लेवल का आदमी करेगा। सरकार, चुनाव आयोग आपको कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपील कर सकते हैं। ये अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं कि आपका नाम कट नहीं सकता, आप अपील कर सकते हैं। ये अपील का खेल भी मैं आपको बता दूं। बिहार की वोटर लिस्ट किस दिन बन के आएगी? 25 सितंबर को।
25 सितंबर को बिहार में वोटर लिस्ट बन के प्रकाशित की जाएगी फाइनल। उस दिन यदि आपको पता लगा कि आपका नाम तो काट दिया गया, पहले था कच्ची लिस्ट में था लेकिन पक्की लिस्ट में आपका नाम काट दिया गया, तो आप अपील करेंगे। अपील के लिए कहां जाएंगे? डीएम के ऑफिस में अपील करेंगे। अपील कब करेंगे? 10 दिन बाद आप अपील करेंगे। तब तक क्या होगा? तब तक बिहार में आचार संहिता लग चुकी होगी और आपको बताया जाएगा कि अब आपकी अपील 1 साल बाद सुनेंगे। वोट आपका बन जाएगा अगले चुनाव के लिए। इस चुनाव में तो गया वहां। ये खेल हो रहा है। जिसका नाम कट गया उसके पास अपील का समय ही नहीं है। फर्स्ट अपील भी नहीं हो सकती, सेकंड अपील तो आप भूल जाइए। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने एक निवेदन करने आया, वो ये कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ खोदने का काम हो रहा है और वो काम सबसे पहले बिहार में हो रहा है। बिहार प्रयोगशाला है। पूरे देश में ये खेल खेला जाएगा। इस देश में अंग्रेजों को निकालने के बाद एक ही अधिकार सबको मिला था कि वोट देने का अधिकार मुझे भी है, अंबानी को भी है, अडानी को भी है। वो भी लाइन में खड़ा होगा, मैं भी लाइन में खड़ा होऊंगा। आज वो अधिकार छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। ये एसआईआर, ये जो एसआईआर है, ये लाखों करोड़ों लोगों का वोट छीनने का षड्यंत्र है। एक ऐसा षड्यंत्र जो कि केवल भारत में नहीं, 75 साल से भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है। 21वीं सदी की दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। इतने लाखों लोगों के नाम एक बार में काट देना है। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट एक्सरसाइज इस वक्त हो रहा है। भाई साहब पूछ रहे हैं इसका बचाव कैसे होगा? 2 तरीके हैं। एक तो खैर वो आप करेंगे ही करेंगे कि सब लोग जो जो कर सकें सबको बता के गरीब गुरबा का फॉर्म भरवाना है, उसका कुछ बचाव तो उसको ठीक करना है, उसके लिए अर्जी लगानी है। ये सब काम तो आप करेंगे ही करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। ये तो इसकी लड़ाई या तो कोर्ट कचहरी में लड़ी जाएगी या सड़क पे लड़ी जाएगी। कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचक हूं। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आ रहा है। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं इसमें। एक फॉर्म मैं आपको देके जाऊंगा। अपने अपने गांव में जाके वो फॉर्म भरिए। फॉर्म में क्या है? अपने गांव, चुनाव आयोग ने एक सूची दी है कि जिन लोगों का नाम कट गया है उनकी सूची दी। उन लोगों को जाके चेक कीजिए अपने गांव में कि क्या उन लोगों का नाम सचमुच कटा होना चाहिए था या नहीं। हमने चुनाव आयोग से मांगा था कि आप बताइए किसे आप मृत कह रहे हैं, किसे आप बाहरी कह रहे हैं। तो है नहीं जी, तो है नहीं, वो अभी मैं कल रात तक मैं यही काम कर रहा था, इसलिए मैं बताऊं। डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट तो है, मिली है, लेकिन उसमें कारण नहीं लिखा है कि कौन मृत है, कौन बाहर चला गया है। क्योंकि चुनाव आयोग को पता लग गया है कि जैसे ही ये लिस्ट उन्होंने निकाल दी, अगले दिन से अजीत अंजुम आके मृत लोगों को दिखाना शुरू कर देंगे, तो वो तो दिखाएंगे नहीं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के हिसाब से औपचारिक रूप से, और कल रात को ही मेरी कांग्रेस से, आरजेडी से और सीपीआई-एमएल के नेताओं से बात हुई है, अधिकांश जिलों में ये लिस्ट मिल गई है कि किन लोगों के नाम कटे। हाँ, वो वैसे नहीं देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग आपके लिए जितना काम मुश्किल कर सके उतना मुश्किल कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी कंप्यूटर वाले लोग हैं, तो उसको हम बूथ वाइज कर सकते हैं, वो हो जाएगा। जी बताइए बताइए। मैं खुद ही उसको एनालिसिस कर रहा हूँ एक जी जी जब से मिला। हाँ,
आप देखें कि ऊपर में लिखा है जिनके उन मतदाताओं का लिस्ट है जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं हाँ हाँ और बूथ वाइज वोट है और उसमें कोई बूथ तक नहीं लिखा है। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो बाद में लिखा है केवल ये ASD केवल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें समझना चाहिए। देखिए चुनाव आयोग इस समय बीजेपी के दलाल की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग हर सूचना को छुपाने की कोशिश कर रहा है जैसे छुपा सके। उन्होंने लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से उन्हें एक सूची जारी करनी पड़ी है, क्योंकि परसों खुद मेरी पिटीशन लेके प्रशांत भूषण परसों भी सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हें एक सूची देनी पड़ी है जो जिला स्तर पे आ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस सूची को चुनाव आयोग ये नहीं कहता कि डिलीशन की सूची, क्योंकि चुनाव आयोग तो मान ही नहीं सकता कि डिलीशन हुआ है। जैसे ही वो डिलीशन कहेगा उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको अधिकार देने पड़ेंगे। तो चुनाव आयोग कहता है ये उन लोगों की सूची है जिन्होंने अपना गणना पत्र दाखिल नहीं किया। जिम्मेवारी आप पे डाल रहा है, अपने ऊपर नहीं, पर वो सूची है। उस सूची में ये नहीं बता रहा कौन मृत है कौन ये है, कुछ भी नहीं बता रहा। नहीं तो बिल्कुल बदमाशी है, क्योंकि देश को बता रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश में आंकड़ा दे रहा है, 22 लाख लोग बिहार में मृत थे सूची में, 32 लाख लोग बाहर चले गए थे। लेकिन आप जब पूछेंगे मेरे गांव में कौन मृत था भैया बता दो, तो चुनाव आयोग नहीं बता रहा है ये बात। बिल्कुल ये हेराफेरी है। लेकिन उदय बाबू मैं कह रहा हूँ जो सूची है उससे भी अब कुछ काम कर सकते हैं, थोड़ा सा। और वो ये थोड़ा सा काम ये है कि मेरे गांव में यदि बूथ वाइज ड्यूटी बन सकती है, और हमारी एक टीम लगी हुई है जो ये काम कर रही है, आपको बूथ वाइज सूची मिल जाएगी। अब इन्होंने बूथ भी बदल दिए, जो पिछला बूथ था वो बूथ का संख्या बदल दिया, आप इसीलिए आपको परेशानी हुई क्योंकि आपका बूथ बदल गया था, बूथ बदल दिए इन्होंने। फिर भी हम आपको नए बूथ के हिसाब से सूची दे सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिनका नाम 1.5 महीने पहले था लेकिन आज नहीं है, और उसे लेके गांव में जाके आप एक काम कीजिए, उनकी सूची बनाइए कि उनमें से कितने लोग, मान लीजिए 110 लोगों का नाम है जो 1.5 महीने पहले था अब नहीं है। गांव में घूम जाइए उन 110 लोगों के बारे में, और अगर उसमें 15 लोग मिलते हैं, 20 लोग मिलते हैं जो गांव में रह रहे हैं जिनका होना चाहिए, उनका नाम एक सूची में लिख लीजिए और उनसे एक बना बनाया आवेदन है उस पर हस्ताक्षर करवा लीजिए। ये 2 काम हम कर सकते हैं, और ये 2 काम यदि अगले 2 दिन में आप कुछ कर दें तो उसको 12 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देंगे कि ये देखिए इनका झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस पे हम करेंगे मिलके काम। आप सब साथियों से मेरा ये अनुरोध होगा कि अपने अपने गांव में वो सूची लेकर, कोई साथी उपलब्ध करवा देगा, जाके देखिए कि जिन जिन का नाम कट गया है उनमें से कितने लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं जिनका कटना नहीं चाहिए था, उनका नाम लिखिए सूची में और उनसे एक आवेदन पर हस्ताक्षर करवा लीजिए। आवेदन सिर्फ ये है, मैं भारत का नागरिक हूँ, इस गांव में रहता हूँ, मेरा नाम पहले वोटर लिस्ट में था, क्यों काट दिया मुझे पता नहीं, मेरा नाम वापस किया जाए, मेरे से अलग से फॉर्म मत भरवाइए। अब आपने मेरा नाम काटा, आप वापस लगाइए मेरा नाम। ये आवेदन हमने किया है, वो मैं आपको दूंगा, वो कर सकते हैं। लेकिन अंतिम बात एक मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, कोर्ट कचहरी का मामला सही है, लड़ेंगे, लेकिन आज इस देश में कोर्ट कचहरी की जो स्थिति है वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है। परसों ही बंबई हाई कोर्ट में एक जज को अपॉइंट किया गया है जो पिछले महीने तक बीजेपी की प्रवक्ता थी। बीजेपी की प्रवक्ता थी वो, और उसको आज बंबई हाई कोर्ट का जज बना दिए। बताइए क्या न्याय करेंगे वो? ये चल रहा है देश में।
ऊपर से नीचे तक ये चल रहा है। तो हमें न्याय व्यवस्था में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, लेकिन याद रखिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक कोर्ट है और वो है जनता जनार्दन। लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोर्ट जनता है। याद रखिए दुनिया में जहां जहां गणतंत्र को, रिपब्लिक को चुनौती मिली है, वहां वहां उसका समाधान कोर्ट कचहरी से नहीं हुआ है, संसद से नहीं हुआ है, अफसरों से नहीं हुआ है, मीडिया से भी नहीं हुआ है। आखिर में अगर गणतंत्र को, रिपब्लिक को किसी ने बचाया है तो पब्लिक ने बचाया है। सिर्फ कहने की बात नहीं है। बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हुआ, नेपाल में देख लीजिए क्या हुआ, श्रीलंका में देख लीजिए क्या हुआ। जब पब्लिक सड़कों पे आई तभी रिपब्लिक बचा वहां पे। तो अंततः सबसे बड़ा कचहरी जनता है, पब्लिक है। पब्लिक को खड़ा होना होगा, जनता को जागृत करना होगा, लोगों को बताना होगा कि ये वोट की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में तो चोरी कर रहे थे, बिहार में डकैती कर रहे हैं अब ये। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास है भाइयों बहनों, और उससे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे एक चीज का भरोसा है, ये बिहार में शुरुआत करके बीजेपी ने गड़बड़ कर दी। बीजेपी को ये नहीं पता कि बिहार कैसा प्रदेश है। मैं बार बार कहता हूं, बिहार में दरिद्रता है, लेकिन राजनीतिक दरिद्रता नहीं है। बिहार में चेतना है, बिहार में क्रांति है, बिहार में लोगों में क्षमता है। तो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। इन्हें पता नहीं, जैसे मोदी जी ने किसानों के साथ पंगा लेते समय सोचा नहीं था कि पंजाब का किसान कैसा है। पंगा ले लिया था और पंजाब के किसान ने इनको बता दिया। इसी तरह से SIR का पंगा इन्होंने बिहार में ले लिया है। मुझे याद है और हम सबको याद रखना चाहिए, वो राम जन्मभूमि वाली यात्रा आडवाणी जी की, जो कि इस देश को हिंदू मुसलमान के सवाल पे बांटने के लिए की गई थी। उस यात्रा को अगर किसी ने भी रोका था तो किसने रोका था? बिहार ने रोका था। और इसी तरह से ये SIR नामक जो षड्यंत्र चल रहा है, वोट छीनने का, वोट की डकैती का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे भी यही बिहार में रोका जाएगा। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ और इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।